हेलो वन, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमूल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज भी हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, फिर एडिटोरियल देखेंगे द हिंदू ये न्यूज़पेपर का, और लास्ट में एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है जिसे आपको सॉल्व करना है या हम साथ में करेंगे। एडिटोरियल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एडिटोरियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, उनके आंसर्स आपको कमेंट में देना है। आज का जो थॉट है वो है डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। का मतलब है कि अगर आपकी एग्जाम है तो आप ये सोचते हो एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। ऐसा ना करते हुए हम ये सोच सकते हैं कि जितने भी दिन बचे हो उसमें का हर एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि उस दिन को मैं, जो मेरी सक्सेस की सीढ़ी है, उसकी एक स्टेप करके काउंट कर सकूं। सक्सेस जरूर मिलेगा और उसका स्टेप वो हर एक दिन होगा जब आपने मेहनत की। तो डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। राइट, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। पहला पहला वर्ड वी हैव टुडे इज ब्रूटैलिटी। द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज ब्रूटैलिटी। ठीक है, लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। इट वॉज अ क्लियरली प्लान्ड किलिंग with murderous intent executed with brutality and determination। क्या दिया है? इट वॉज अ क्लियरली प्लान्ड किलिंग। किलिंग के पीछे तो पूरा प्लानिंग था और उसमें मर्डर करने का इंटेंट भी था। ऐसा नहीं था कि किसी को मारने का इंटेंट नहीं था पर गलती से मर गया, ऐसा नहीं था। जान से मार डालने का ही इंटेंट था और उसी हिसाब से किलिंग हुई भी, जिसका एग्जीक्यूटेड विथ ब्रूटैलिटी। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कार्यान्वित करना, जो प्लान किया है उसे एक्शन में लाना। तो वो एक्शन कैसी हुई? द एक्शन वॉज डन और इट वॉज एग्जीक्यूटेड विथ ब्रूटैलिटी एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो अगर आपने कुछ करने का सोचा है और उसे पार करते हो तो आपको डिटरमाइंड हो, और डिटर्मिनेशन के साथ मारा है। सोच के गए थे और वो किया भी। और कैसे मारा? और ब्रूटैलिटी के साथ मारा। ब्रूटैलिटी का मतलब बहुत निर्दयता से मारना, ऐसे होता है। आपने इतने में कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहाँ पे कुछ लोग, यानी मैंने जो आखिरी वीडियो देखा था वैसे ब्रूटैलिटी का, वहाँ एक लड़की को दो लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा है और कुछ लोग बगल में खड़े हैं और दो लोग बहुत बहुत ब्रूटैलिटी के साथ से लकड़ी से पीट रहे हैं। दैट इज ब्रूटैलिटी, वो निर्दयता है। अमानुष जिसे कहेंगे अपन, वो हो गया ब्रूटैलिटी या निर्दयता। तो ब्रूटैलिटी का मतलब क्या है? सैवेज फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस है, यानी जिसमें मारना तो है, अब जान से मार डालना हो गया या सिर्फ पीटना हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, पर वो सैवेज है। सैवेज यानी अमानुष, है ना। कैसे भी मारो, जानवरों की तरह मारो, उसके कहेंगे ब्रूटैलिटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बारबैरिटी या क्रूएल्टी। ठीक है, तो बारबैरिटी इज अगेन निर्दयता से मारना, यही उसका मतलब होगा। ठीक है, बार्बरस या जिसे कहेंगे अमानुष, जिसमें मानवता ही नहीं है, वो हो गया बारबैरिटी। एंटोनिम क्या होगा इसका? इसका एंटोनिम होगा काइंडनेस या जेंटलनेस। यानी कोई भी एक्शन करनी है तो वो बारबैरिक तरीके से ना हो या ब्रूटल तरीके से ना हो, पर वो शांति से, विथ कामनेस, काइंडनेस, शांति से, सिस्टमेटिकली हो, उस काम को हम काइंडनेस या जेंटलनेस कहेंगे। ठीक है, अब काइंडनेस या जेंटलनेस से आप किसी को मार नहीं सकते, मारने में ब्रूटैलिटी, शांति से मार तो नहीं होगा ना। अच्छा, ब्रूटली नहीं मारा ऐसा भी हो सकता है, पर जेंटलनेस और कामनेस से तो एटलीस्ट तो मारा तो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज कॉलसनेस, कैलसनेस। ठीक है, तो कॉलसनेस का मतलब क्या होगा पहले देखेंगे। कॉलस ये एडजेक्टिव है और कॉलस का जो नाउन फॉर्म है वो गया कॉलसनेस। The callousness of using children to send a political message is unheard of। ये तो सुना नहीं है कि जो चिल्ड्रन को पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भेजना, ये कभी सुना नहीं था। तो ये जो एक्शन किया गया है, चिल्ड्रन को पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भेजना, इसके पीछे कॉलसनेस नजर आती है। कॉलसनेस का मतलब होता है बहुत कठोरता नजर आती है। ठीक है, किसी ने लिया गया कोई निर्णय बहुत नहीं, फॉलो ही करना है, मैंने बोला है तो करना ही है, तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉलसनेस।
ठीक, कॉलसनेस का मीनिंग क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग रफ और डिस्पोजिशन, बहुत रफ तरीके से कहना ये करना है, बराबर है। या जैसा मैंने कहा द बेस्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी इज कठोर, बहुत रफ होना, हार्श होना, हार्ड होना, दैट इज कॉल्ड कॉलस, या उसका नाउन फॉर्म है कॉलसनेस। सिनोनिम क्या होगा इसका? हार्शनेस, जैसे अभी कहा बहुत हार्श होना, रफ होना। सिवियरिटी, बहुत सीवियर होना किसी चीज करने में। एंटोनिम क्या होगा इसका? कंपैशन या सिंपथी, कि जहाँ पे कॉलसनेस मतलब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया और वो किसी से मुझे काम करवा लेना है तो मैं बहुत रफ तरीके से करवा ले सकता हूँ। दूसरा, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उससे शायद नहीं हो तो मेरी उसके प्रति संवेदनाएं भी होनी चाहिए, तो वो उसका एंटोनिम हो गया, संवेदना होना, सिंपथी होना, ठीक है, कंपैशन होना, तो ये हो गया उसका एंटोनिम। आ गया, ध्यान में आ गया कॉलसनेस। चले अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज, ठीक है, लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। आफ्टर द एक्सीडेंट द कैजुअलिटीज वेर टेकन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट के बाद, अब एक्सीडेंट के बाद क्या होगा? एक तो कुछ लोग इंजर्ड होंगे या कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। ऐसे केस में डेथ हुई या नहीं ये देखने के लिए भी, और इंजर्ड का हुई या नहीं, अपने डॉक्टर को उसको डिक्लेयर डेथ करना पड़ेगा ना, कि डिक्लेयर तो करना पड़ेगा कि डेड है, तो उसके लिए भी। और दूसरी बात, अगर किसी को इंजुरी हो जाती है तो उसे तुरंत बचाने के लिए भी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। तो ये इंजर्ड होना या मृत होना, ये दोनों को हम कैजुअलिटीज कहेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज यूज्ड इन केस ऑफ डेथ, पर एक्चुअली कैजुअलिटी कैन बी इंजुरी एज वेल एज डेथ, ठीक है। तो कैजुअलिटीज ये भी एक नाउन हो गया। अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन वॉर और एक्सीडेंट, किसी लड़ाई झगड़े में, वॉर में या एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे हम कैजुअलिटीज कहेंगे, ठीक है। या इंजुरी भी हो जाए तो उसको भी हम कैजुअलिटीज कहेंगे। एक्चुअली हाँ, दोनों हो सकता है, इंजर्ड और किल्ड, ठीक है। सिनोनिम, उसकी मतलब क्या होगा? मॉर्टैलिटी यानी डेथ, डेथ तो है ही, या लॉस ऑफ लाइफ, बराबर है। लॉस ऑफ लाइफ, सिर्फ लॉस नहीं, यानी मॉनिटरी लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि ये लॉस ऑफ लाइफ होता है, ठीक। इट इज लॉस ऑफ लाइफ यानी कैजुअलिटी हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो एंटोनिम क्या होगा इसका? सर्वाइवर, जो बच गए वो। तो एक्सीडेंट हो गया, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लकीली देयर वेयर नो कैजुअलिटीज, यानी किसी की जान नहीं गई, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई बच गया तो उसको हम कहेंगे ही सर्वाइव्ड और ही इज अ सर्वाइवर, बराबर, ही इज नॉट अ कैजुअलिटी, ठीक है। समझ गया? कैजुअलिटी का मतलब मृत होना या इंजर्ड होना बुरी तरह से, कि हॉस्पिटल में ले जाना पड़े। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का सेंटेंस पहले पढ़ेंगे फिर मीनिंग पे जाएंगे। अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररी द राइट टू स्ट्राइक वॉज पुट फोर्थ इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा गया। किस चीज का प्रपोजल रखा गया? कि राइट टू स्ट्राइक, है ना, यानी स्ट्राइक करने का, बंद पुकारने का जो राइट है, जो हक है, उसे टेम्पररीली एब्रोगेट किया जाए, कुछ दिन तक उसे वापस ले लिया जाए, छीन लिया जाए या बंद कर दिया जाए। बेसिकली बंद करना, ये जो हक दिया है उसे रोकना, बंद कर देना इज कॉल्ड एब्रोगेट, या जो निर्णय ले चुके उसे वापस ले लेना, दैट इज एब्रोगेशन, बंद कर देना, ठीक है। जैसे लॉज एब्रोगेट किए जाते हैं, है ना, या लॉज रिपील भी किए जाते हैं, ठीक। तो एब्रोगेट ये एक वर्ब हो गया, ठीक है, टू के साथ आया है तो वर्ब भी है। नेक्स्ट, टू एबॉलिश। एबॉलिश मतलब खत्म कर देना, बंद करना, खत्म करना। बाय ऑथोरिटेटिव एक्शन। अब पार्लियामेंट अगर एक्शन लेगा इस पे तो वो ऑथोरिटेटिव ही एक्शन होगी, ऑथोरिटेटिव एक्शन, है ना, टू एबॉलिश, खत्म कर देना। सिनोनिम क्या होगा इसका? कैंसिल करना, किसी नियम को कैंसिल करना, कोई लॉ बनाए उसको कैंसिल करना, डिसीजन को कैंसिल करना, रिजॉल्व करना या एबॉलिश करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी चीज को खत्म कर देना, बंद करना, नहीं करने के लिए बोलना, दैट इज एब्रोगेशन। या फिर चीजों को स्वीकार करना या अलाउ करना, हाँ ठीक है कर सकते हो,
तो ये हो गया उसका एंटोनिम, अलाउ करना या अफर्म करना। अफर्म का मतलब मैंने आपको कल के ही लेक्चर में बताया है, अफर्म मतलब स्वीकार करना या हाँ कहना कि ठीक है कर सकते हो, ओके, समझ गए। तो दिस इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का नाउन फॉर्म होता है एब्रोगेशन, ठीक है, एब्रोगेशन, क्लियर। चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्बुश्ड। एम्बुश्ड, आवर ट्रूप्स एम्बुश्ड द एनिमी यूनिट्स। हमारी सेना ने, हमारी जो ट्रूप्स है उन्होंने एम्बुश किया, इसका एनिमी यूनिट्स का। एम्बुश किया मतलब घात लगाना और फिर अचानक से अटैक करना। तो घात लगाकर मारना, इसे हम एम्बुश कहेंगे, ठीक है। तो घात लगाना मतलब छुप के रहना, छुप के बैठना कहीं पे और अचानक से सडनली अटैक करना, इसे हम एम्बुश कहेंगे। तो एम्बुश क्या है? एम्बुश ये नाउन नहीं है, एम्बुश इज अ वर्ब, ठीक है। आवर ट्रूप्स एम्बुश्ड, ईडी लगा है मतलब ये वर्ब है, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब? सडनली अटैक समवन, किसी को अचानक से अटैक कर देना। अगर आपने अभी सुना होगा कुछ ही दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले की ना है, हमारे जवान, भारत के जवान, सेना के जवान जो है वो ट्रैवल कर रहे थे एक गाड़ी में, उससे एम्बुश किया गया, मतलब घात लगाकर बैठे थे टेररिस्ट और टेररिस्ट ने उस गाड़ी पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम एम्बुश। सिनोनिम क्या होगा इसका? इसका सिनोनिम होगा ट्रैप, यानी चारों साइड से घेर लेना, ट्रैप करना, या असॉल्ट करना, मार देना या मारना, दोनों हो सकता है इसमें। एंटोनिम छोड़ देना, लिबरेट करना, फ्री करना या रिलीज करना, मतलब छोड़ देना, ठीक है। एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं मिलेंगे आपको, मोर और लेस ऐसे वर्ड जो उनसे अपोजिट हो सकते हैं, अलग मीनिंग के हो सकते हैं। क्लियर? एम्बुश का मतलब समझ गए कि आप, हमारी सेना के जवान जा रहे थे, टेररिस्ट घात लगा के जंगलों में बैठे थे, जैसे ही गाड़ी आई वो बाहर आके उन्होंने पुलिस की गाड़ी, सॉरी हमारे जवानों की गाड़ी पे हमला कर दिया, तो उसको कहेंगे हम एम्बुश, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एडेरेंस। एडेरेंस ये तो ठीक है, नाउन हो गया। एडर करना ये वर्ब हो गया उसका। एडर इज वर्ब, एडेरेंस इज नाउन। लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। एडेरेंस टू हर प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल्स थे उसको एडर करना वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए ना, इंपॉर्टेंस टू हर, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसने जो प्रिंसिपल्स खुद के लिए डिसाइड किए थे उसे एडर करना था। एडर करना था मतलब जो खुद के लिए नियम कायदे प्रिंसिपल्स लगाए थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, राइट। ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एडर का मतलब क्या होगा? एडर करना मतलब, या एडरेंस का मतलब क्या होगा? स्ट्रिक्टली फॉलो करना, तो फॉलो वेरी रिलीजियसली और स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो एडरेंस एक नाउन हो गया। क्या दिया है? ग्रेट डिवोशन टू समथिंग, यानी हमने डिसाइड किया है तो हम उसके प्रति डिवोटेड होने चाहिए। हमने डिसाइड किया है कि हमको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो स्ट्रिक्टली 12 घंटे कम से कम तो पढ़ाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा पर उससे कम नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वी आर एडरिंग टू दी प्रिंसिपल्स दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स, ठीक। या फिर और ऑब्जर्विंग रूल्स, हमने जो नियम कायदे बनाए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। हमने ही नहीं, सरकारों ने भी अगर नियम कायदे आपके लिए बनाए हैं, आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए अगर नियम कायदे बनाए हैं, तो वो आपको फॉलो करने हैं। तो आप कहेंगे वी आर एडरिंग टू द रूल्स सेट बाय आवर पेरेंट्स और मेड बाय आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ओबीडियंस, ये तो वर्ड आपने सुना होगा, है ना। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, ये तो बचपन से सुना है। तो ओबे का ही ओबीडियंस होगा। ओबे वर्ब हो गया, ओबीडियंस उसका नाउन हो गया। सेम एबिडेंस, अबाइडेंस, एविडेंस नहीं होता, ये अबाइडेंस होता है। आपने सुना होगा अबाइड बाय द रूल्स, है ना, अबाइड बाय द रूल्स, आपने ये सुना होगा वर्ड। तो अबाइड बाय, तो अबाइड ये वर्ब हो गया, अबाइडेंस ये हो गया उसका नाउन। एंटोनिम रूल्स को तोड़ देना, रूल्स फॉलो करना मतलब एडेरेंस, और रूल्स को तोड़ देना मतलब ब्रेक रूल्स या ब्रीच द रूल्स, ठीक है, ब्रीच द लॉज। तो ब्रीच
ब्रीच ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, तो ब्रीच यानी तोड़ना, रूल्स ब्रेक करना, ये इनके एंटोनिम हो गए। चले अगले वर्ड पे, समझ गया एडहेरेंस। चले नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज एरेंट। सेंटेंस पढ़ो तो आपको मीनिंग ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा शायद से। ही डिसमिस्ड द रूमर्स, डिसमिस्ड यानी उसने कहा कि ये अफवाह है ना। ही डिसमिस्ड द रूमर्स एज एरेंट नॉनसेंस, उसने ये जो अफवाह थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो सिरे से खारिज करना यानी कहना कि ये पूरी बकवास है, पूरी बकवास, तो पूरी इज एरेंट। कंप्लीट नॉनसेंस जिसे हम कहें ना, तो कंप्लीट इज एरेंट, ठीक है। तो एरेंट का मतलब क्या होगा? एरेंट मतलब एरेंट एक एडजेक्टिव हो गया जो नॉनसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। इंटायरली एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह या सिरे से खारिज करना या कहना ये पूरा बकवास है, वो पूरा इज एरेंट, एरेंट नॉनसेंस और कंप्लीट नॉनसेंस, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? अटर। नॉनसेंस के लिए हम एरेंट नॉनसेंस बोलते हैं, वैसे ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज अटर नॉनसेंस। अटर नॉनसेंस है ना, पूरा पूरा नॉनसेंस है ये। हाँ, नेक्स्ट ग्रॉस, पूरी तरह से, अगेन कंप्लीट, दोनों का मतलब कंप्लीट है। एंटोनिम थोड़ा सा, मतलब पार्शियल, पूरी तरह नहीं है, और थोड़ा सा तो नॉनसेंस है। नॉनसेंस ही नहीं, कुछ भी चीज के लिए हम यूज करते हैं। या अनक्लियर है, जो पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया या अनक्लियर हो गया, उसे भी हम एरेंट का अपोजिट करके ले सकते हैं, ठीक है। समझा? मस्त वर्ड है ना। अगली बार से अगर कहीं कंप्लीट बोलना है या अटर बोलना है तो ऐसे केस में हम एरेंट यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। चलो नेक्स्ट, और किसी को समझेगा भी नहीं, यानी बहुत कम लोगों को पता होगा तो समझेगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एस्पेरिटी, है ना। तो एस्पेरिटी, अब एस्पेरिटी का सेंटेंस पढ़ेंगे हम, ये भी बढ़िया वर्ड है। देखो, व्हेन आई आस्क्ड इफ ही हैड नेवर वांटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका, मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें सही में साउथ अफ्रीका नहीं जाना है। व्हेन आई आस्क्ड इफ ही हैड नेवर वांटेड, कि नहीं तुम्हें कभी नहीं जाना था, इफ ही हैड नेवर वांटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका, ही रिस्पॉन्डेड विथ सम एस्पिरिटी। मुझे जो जवाब दिया वो जरा रफ था, शायद मैंने उसको दिल दुखाने वाला सवाल पूछ लिया। तो रफ आंसर देना, या जिसे हम कहेंगे शार्प आंसर देना, या तीखी जुबान में बात करना, तीखी बात इज एस्पिरिटी, ठीक है। ऐसी बात, तीखी बात, या कोई भी चीज जरा हार्शली करना, रफली करना, या किसी से बात करते, स्पेशली बोलने के केस में हम एस्पिरिटी यूज करते हैं। ही सेड विथ एस्पिरिटी, ही टॉक्ड विथ एस्पिरिटी, ऐसा, ठीक है। तो एस्पिरिटी मतलब क्या होगा? हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर, ठीक है। तो एक तो ये आपके एक्शन से एस्पिरिटी दिख सकती है, या बेसिकली ये बोलने में ही दिखती है। जहां टोन ही रफ हो वो हो गया एस्पिरिटी। सिनोनिम क्या होगा इसका? बिटरनेट, बिटरनेस मतलब कड़वी बात कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, कड़वी बात है। बिटर का मतलब कड़वा। टार्टनेस या एक्रीमनी कल ही हमने देखा था। एक्रीमनी का मतलब क्या था? जहां पे द्वेष हो, गुस्सा हो, तो गुस्से में या द्वेष में अगर कोई बात करे तो वो द्वेष के साथ बात करे तो हम उसे एक्रीमोनियस कहते हैं। उसी से रिलेटेड वर्ड है एस्पिरिटी। एंटोनिम क्या होगा इसका? क्वाइटली, शांति से बात करना, यानी विद कामनेस या मीठी जुबान में बात करना। एक तो तीखी या कड़वी जुबान में बात करो, या फिर मीठी जुबान में बात करो, बराबर। माइल्डनेस को कंट्रोल करके कंट्रोल्ड लैंग्वेज में बात करना, समझ गया? एस्पिरिटी, तीखी जुबान, कड़वी जुबान, दिस इज एस्पिरिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अलैक्रिटी। अलैक्रिटी इज अगेन, यहां पे विथ अलैक्रिटी बोला तो अलैक्रिटी एडजेक्टिव नहीं, नाउन हो गया, ठीक है। अलैक्रिटी इज नाउन, यहां पे नाउन होना चाहिए। नाउन। अब देखेंगे सेंटेंस पढ़ते हुए। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ अलैक्रिटी। आपके पास अगर कोई आता है इन्विटेशन लेके कोई आया है, या कोई भी टाइप का इन्विटेशन लेके आया, तो आप कैसे उसको, इन्विटेशन को कैसे एक्सेप्ट करते हो?
हाँ दे दिया चलो ठीक है, ऐसा बोल के करेंगे क्या? नहीं ना, क्या बोलेंगे? वाह वाह बिल्कुल आएंगे। तो वहाँ पे क्या दिखता है? वहाँ पे आपका उत्साह दिखता है ना? तो ये जो उत्साह दिखाना है उसे हम कहते हैं एलेग्रिटी। खुशी खुशी किसी चीज़ को, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, या कोई भी चीज़ खुशी खुशी की है, उत्साह के साथ की है, उमंग के साथ की है, उसे हम कहेंगे अलैक्रिटी, विथ अलैक्रिटी, है ना? तो अलैक्रिटी इज जहां पे आपकी पूरी तैयारी हो, विलिंगनेस हो या ईगरनेस हो कि नहीं हमको तो आना है, बहुत अच्छा लगा आपने इनविटेशन दिया, हमारी ही आने की इच्छा नहीं, तुम बोला थे नहीं थे तो भी आने वाले थे हम, ऐसा भी बोलना तो होगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? ईगरनेस। ठीक है, वो ज़्यादा ईगरनेस हो गई। लेकिन सिनोनिम एंथुजियाज्म या रेडीनेस, हमारी तैयारी है, तो तैयारी होना या एंथुजियाज्म उत्साह होना, उमंग होना, इसे हम कहेंगे अलैक्रिटी अगेन। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? डलनेस, ही नहीं है जाने की, डल। डिस्करेजमेंट या अनविलिंगनेस, आपकी इच्छा ही नहीं होना, निरुत्साही व्यक्ति, तो उसे कहेंगे हम वो अलैक्रिटी नहीं है उसमें कुछ भी। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। समझ गया ना, अलैक्रिटी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, ऑगमेंट। ऑगमेंट का सेंटेंस पढ़ो, ध्यान में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू फाइंड वेज टू ऑगमेंट माई इनकम। मैं रास्ते ढूंढने वाला हूं मेरी इनकम को ऑगमेंट करने के लिए। सो आई कैन अफोर्ड दिस न्यू हाउस, ताकि मैं ये नया जो घर है उसे अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इनकम को क्या करना है? नया घर लेने के लिए इनकम को क्या करना पड़ेगा? ऑगमेंट करना पड़ेगा। ऑगमेंट करना मतलब क्या? ऑगमेंट करना मतलब बढ़ाना, है ना, ग्रो करना या एडिशन में कुछ करना, उसे हम कहेंगे ऑगमेंट। तो ऑगमेंट इज अ वर्ब, द बिल्ट अप टू समथिंग यानी और बढ़ाना, मोर एडवांस यानी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। आज 50,000 कमा रहे हो, यार नया घर लेना है, 75,000 कमाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो 75,000 अगर कमा रहे हो तो वो 50 की जगह अगर 75,000 कमा रहे हो तो वो आपकी सैलरी ऑगमेंट हो गई। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा फिर? इंक्रीज, एक्सपांड या इनलार्ज, कोई भी चीज बढ़ाना इज ऑगमेंट। एंटोनिम, एंटोनिम क्या है इसमें? रिडक्शन, कम करना, डिक्लाइनेशन, बराबर, डिक्लाइन करना या डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है उतार, नीचे जाना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज डिसेंट। और चढ़ाव के लिए क्या कहेंगे हम? चढ़ाव इज असेंट। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। यही आखिरी वर्ड था, दिस वॉज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे। अभी क्या करेंगे हम? ये द हिंदू का आर्टिकल आप सबके लिए यहाँ पे लाया हूँ, इसे पढ़ो, फिर इस पे चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट रीडिंग।
ठीक, डन, पढ़ लिया, सॉल्व इट टुगेदर। चलो, अ न्यू ट्रेंड ऑन मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी हो रही है, मिलिटेंसी का मतलब क्या है? मिलिटेंसी मतलब टेररिज्म, ठीक है। मिलिटेंसी मतलब उग्रवादी या दहशतवादी लोग जो हमारे देश में आके आतंकवादी हरकतें करते हैं, उसे हम कहेंगे मिलिटेंसी, ठीक है। तो मिलिटेंसी का सब समझ में आ गया। तो मिलिटेंसी मतलब दहशतवाद या आतंकवाद। 5 इंडियन आर्मी पर्सनल, पर्सनल मतलब जवान, लोग, एम्प्लॉइज। 5 इंडियन आर्मी पर्सनल वेर किल्ड ऑन जुलाई 8 आफ्टर टेररिस्ट्स एम्बुश्ड एन आर्मी कॉन्वॉय इन बडनोटा विलेज। 8 जुलाई को भारतीय सेना के 5 जवानों की डेथ हो गई, किल किए गए, जब टेररिस्ट ने एम्बुश किया। अभी हमने देखा था वर्ड एम्बुश, मतलब क्या किया? हाथ लगाकर मारा उन लोगों, है ना। मैं इसी किस्से की बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था इधर ही। तो एम्बुश्ड एन आर्मी कॉन्वॉय इन बडनोटा विलेज। आर्मी का कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब होता है जहां पे आर्मी की 2-4 गाड़ियां साथ में चल रही है ना। 2-4 गाड़ियां साथ में अगर चले कॉन्वॉय कहेंगे। तो आर्मी कॉन्वॉय इन बडनोटा विलेज विच इज 121 किलोमीटर्स फ्रॉम कठुआ टाउन इन जम्मू। अब कहां किया गया उसका लोकेशन दिया है। द अटैक ऑल्सो केम ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव बुरहान वानी। ये अटैक किस दिन किया गया? 8 जुलाई को। 8 जुलाई को ही भारतीय जवानों ने बुरहान वानी नाम का एक टेररिस्ट था, जो हिजबुल मुजाहिदीन करके एक आतंकवादी संगठन है, उसका मेंबर था, उसका ऑपरेटिव था। ऑपरेटिव मतलब जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट प्लान करते हैं, उसे ग्राउंड में एग्जीक्यूट करने का काम या उस ऑपरेशन को कार्यान्वित करने का काम, एक्चुअली ग्राउंड पे उतारने का काम ये बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट करते थे। तो बुरहान वानी को जान से मार डाला गया। वो किसने एक्शन किया था? वो इंडियन आर्मी ने किया था। वो 8 जुलाई को ही किया था, तो उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए 8 जुलाई को ही इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पे हाथ लगाकर टेररिस्ट ने अटैक किया। ये बताने के लिए कि हम अभी तक उस किस्से को भूले नहीं है, उस बात को भूले नहीं है। Who was killed in an encounter on July 8, 2016? कहाँ पे? इन साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में उसे एनकाउंटर में मारा गया था। Was killed in an encounter। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ या भिड़ंत, आमने सामने आना, दैट इज कॉल्ड एनकाउंटर। एनकाउंटर में किसी को मारा जाए तो हम कहेंगे किल्ड इन एन एनकाउंटर। एनकाउंटर का डायरेक्ट मतलब किसी को मारना नहीं होता। एनकाउंटर का मतलब सिर्फ होता है आमने सामने भिड़ंत होना या मुठभेड़ होना, ठीक है। दिस इज द 4th टेरर इंसिडेंट इन द स्टेट विद इन 48 आवर्स। 2 दिनों में ये चौथी घटना है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ अटैक्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों में तो ये ऐसे सीरीज ऑफ अटैक्स हो रहे हैं। हम कौन से अटैक की बात कर रहे हैं? इस अटैक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 8 जुलाई पे हमारी सेना के कॉन्वॉय पे हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, स्पेशली इन दी जम्मू रीजन। स्पेशली किस रीजन में हो रहा है? ये जम्मू के रीजन में हो रहा है। रीएनफोर्सिंग अ न्यू ट्रेंड ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ये रीइंफोर्स कर रहा है, यानी उसी चीज को बता रहा है, फिर से बता रहा है। उसी एरिया में अटैक होने का मतलब क्या है? पहले अटैक से ये बता देना कि हम इस एरिया में अटैक करेंगे, उसी एरिया में दूसरा अटैक हो तो उसे मजबूती से और दोहराना। तो रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है मजबूती से दोहराना, ठीक है। रीइंफोर्सिंग अ न्यू ट्रेंड ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राजौरी पूंछ एरिया। पहले अलग एरिया में होते थे, अब टेररिस्ट अटैक कौन से एरिया में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं? राजौरी पूंछ एरिया में ये शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऑन जून 9, परसों की बात, ऑन जून 9 टेररिस्ट्स अटैक्ड अ बस इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, किलिंग 9 पिलग्रिम्स एंड लीविंग 33 इंजर्ड।
9 जून की ही बात है, सॉरी 9 जुलाई समझा था, सॉरी 9 जून तो महीना भर पहले की बात हो गई। 9 जून को टेररिस्ट ने एक बस पे भी अटैक किया था। अब वो बस तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, उस डिस्ट्रिक्ट में वो बस पे अटैक हुआ था, और उसमें तो दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, है ना। तो दर्शन के लिए जाने वाले लोगों पे बहुत अटैक्स नहीं होते जनरली, पर दर्शन पे जाने वाले लोगों की जो बस थी उस पर अटैक कर दिया। 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई और 33 लोग उसमें इंजूर हुए, ठीक है। और 9 जून की खासियत क्या थी, अगर आपको डेट याद होगी तो 4 जुलाई को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। द डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज बीइंग स्वर्न इन फॉर द थर्ड टर्म द ऑफिस, तीसरी बार शपथ ली थी। उसी दिन इन्होंने वहां पे अटैक किया, वो भी पिलग्रिम्स को मार के, दर्शन करने जाने वाले निहत्थे लोगों को मार के इन्होंने आतंकवाद अपना दिखाया था। दिस अटैक ऑन द पिलग्रिम्स वॉज अ न्यू लो। ये यानी न्यू लो का मतलब है बहुत ही नीच लेवल का काम इन्होंने किया था। रोज ये ऐसा कुछ तो भी नीच काम करते हैं, पर ये जो जैसे हम कहते हैं ना, वो नीचे जाने की भी एक लेवल होती है, तो एकदम लो लेवल का काम, यानी निहत्थे लोगों को मारना। तुम पे कोई अटैक कर रहा है तो मार रही है, ठीक है, कोई अटैक नहीं कर रहा है, जो निहत्थे बेचारे दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको भी मार दो, तो दिस इज न्यू लो। दिस रीजन हैज बीन क्वाइट फॉर ओवर 2 decades. 2 decades now, after being a hotbed of insurgency in the late 1990s and early 2000s. ठीक है। अब इनका क्या कहना है कि ये जो रीजन था, ये ऑलमोस्ट 2 decades मतलब 20 सालों के लिए शांत था। यहां पे ऐसी आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती थी, पर उससे पहले यानी 1990s और 2000s में यहां पे आतंकवाद की विशेष घटनाएं नहीं हुई, पर उससे पहले ये एक हॉट बेड था। हॉट बेड का मतलब ऐसा एरिया जहां पे बहुत एक्टिविटी हो रही हो। हॉट बेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। किस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी मुठभेड़ से कहेंगे हम इंसर्जेंसी, समझ गए। तो हॉटबेड एक ऐसा एरिया जहां पे आतंकवादी घटनाएं पहले बहुत होती थी, फिर 20 साल के लिए ये कम हो गई 1990s 2000s, और फिर अभी फिर से बढ़ रही है, ठीक। दिस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय ऑपरेशन सर्प विनाश इन 2003 एंड सब्सिक्वेंट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल्स, स्पेशली द गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी। ये आतंकवादी घटनाएं उन 20 सालों में कम क्यों हुई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था 2003 से। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन था सर्प विनाश, है ना। तो ये ऑपरेशन से कमी आई। दूसरा, लोकल्स ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया था इंडियन आर्मी को, जिसकी वजह से अगर आतंकवादी कहीं छुपे हो तो वो भारतीय सेना को पता चल जाता था या उनकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो फिर उन्हें वहां जाके न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, मार दिया जा सकता था। और लोकल्स ने तो हेल्प की, स्पेशली गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने। गुज्जर बकरवाल वहां पे लोकल कम्युनिटी है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, समझ गए। आई होप ये पहला पैरा समझ गया होगा। अभी सेकेंड पैरा है आपके लिए, जस्ट गो थ्रू इट।
ठीक है, डन। चलो, लेट अस नाउ रीड दिस पार्ट। Recurring incidents of security forces being ambushed have resulted in casualties. Recurring incidents का मतलब क्या होता है? बार बार होने वाले। Recurring का मतलब बार बार होना। Recurring incidents of security forces being ambushed. Security forces का जो ये ambush हो रहा है, इनको जो मारा जा रहा है, इससे casualties, अभी जो वर्ड हमने देखा था, casualties मतलब मृत लोगों की संख्या, जिनकी डेथ हो चुकी है, की संख्या बढ़ती जा रही है, हैव रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज, जिससे बहुत डेथ हो रही है, ठीक है, विच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अ हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल फोर्स लाइक द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जैसी हाईली ट्रेन्ड और प्रोफेशनल फोर्स के लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हमारे जवानों की डेथ ऐसी एक्टिविटी से हो जहां पे टेररिस्ट घात लगा के छुप के हम पे अटैक करें और हमारे जवानों की जान उसमें जा रही है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब जैसे मैंने अभी कहा था, एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना, है ना, रूल्स को फॉलो करना। तो दिस कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर एडहेरेंस, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। किन चीजों को? टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिन्हें हम SOPs कहते हैं। SOPs का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कुछ चीजों में काम कैसे करना है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। जैसे अगर समझो टेररिस्ट एरिया से जवानों की गाड़ी जा रही है, इंडियन आर्मी की गाड़ी जा रही है, तो ये अगर नियमों में ऐसा लिखा है कि एक साथ 4 से कम गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो उस रूल को फॉलो करना चाहिए। फिर अगर 3 गाड़ी अगर जा रही है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ नियम कायदे बनाए होते हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ पे टेररिज्म बहुत बड़े लेवल पे है, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स इंडियन आर्मी ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बनाए हुए हैं, तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, पहली बात। एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस में और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारे थॉट्स ऑथर के हैं, मेरे नहीं, ठीक। While the ceasefire along the line of control largely holds, ठीक है, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल जो वो है जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे जो सीज फायर है वो तो अभी तक है, मोटा मोटा है, ठीक है, यानी बड़े तौर पे है। उसमें भी सीज फायर बहुत बार तोड़ा जाता है, लेकिन वो एटलीस्ट बड़े लेवल पे तो वो काम कर रहा है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। भारत ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान आप पे अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान आपने भी हम पे अटैक नहीं करना, पर वो ये भेजते ना बिल से इन चूहों को, टेररिस्ट को, तो वो अटैक करते रहते हैं, वो अलग है। तो सीज फायर यानी दो पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, उसे कहते हैं युद्ध विराम या सीज फायर। इट लार्जली होल्ड्स द अपटिक मैंने पिछले कुछ क्लास में भी आई थिंक बताया था कि अपटिक मतलब जो चीज बढ़ रही है उसमें अचानक से ग्रोथ होना, दिस इज कॉल्ड अपटिक, अचानक से ग्रोथ। तो द अपटिक इन टेरर इंसिडेंट्स, ये जो टेरर इंसिडेंट्स में अचानक से जो ग्रोथ हुई है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ये एक चिंता की बात है। मोर सो द शिफ्ट इन वायलेंस, ये तो एक चिंता की बात है ही कि टेररिस्ट अटैक में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चिंता की बात यह भी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक। ऐसा हो रहा होगा कि बिल से बाहर निकल रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके एरिया में उन्हें काम करने की सहूलियत नहीं मिल रही है, इसलिए। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट मे बी लीडिंग टू दिस ट्रेंड, बहुत सारे कारण इसके लिए हो सकते हैं। अ मेजर वन, सबसे बड़ा कारण, इज द वैक्यूम on the ground with large number of troops redeployed to the line of actual control in the eastern Ladakh. पहला मेजर कारण क्या बोल रहा है ऑथर, कौन सा है? ऑथर का कहना है कि एक कारण यह हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स में, ये जो ट्रूप्स है, हमारी जो सेना है, उसे रीडिप्लॉय किया गया। मतलब रीडिप्लॉय किया गया मतलब ये पहले से डिप्लॉयड थे LOC पे, पर इनको भेजा गया है LAC पे। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच में की बॉर्डर है,
LAC का मतलब बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड LOC इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, समझ गए LOC और LAC में डिफरेंस। चलो, तो ईस्टर्न लद्दाख में इन लोगों को भेज दिया LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, चाइना ने जो कश्मीर का हिस्सा घेर के रखा है उसमें, और इंडिया के पास जो एक्चुअली एरिया उसमें की बॉर्डर हो गई। ठीक है, और LOC मतलब जो हमारी बॉर्डर है और चाइना की बॉर्डर है, सॉरी पाकिस्तान की बॉर्डर है उसमें की। इन द आफ्टर माथ ऑफ द 2020 स्टैंड ऑफ विथ चाइना, चाइना के जो साथ हमारे चाइना और हिंदुस्तान के बीच जो पिछले कुछ दिनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसकी वजह से हमने आर्मी बहुत सारी यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से उठा के चाइना बॉर्डर पे लगा के रखी है। दिस हैज रिजल्टेड इन अ गैप इन लोकल इंटेलिजेंस। अब जो हमारे आर्मी के जवान पाकिस्तान बॉर्डर पे थे उनको चाइना की बॉर्डर पर रख दिया, तो क्या हो गया, जो हमको लोकल इंटेलिजेंस मिलता था वो गुज्जर बकलवार कम्युनिटी से या लोकल से, अब वो मिलने में गैप रह रही है, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। देयर इज अ गैप। देयर इज ऑल्सो द इंक्रीज्ड यूज ऑफ मॉडर्न बट इजीली अवेलेबल टेक्नोलॉजी बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स। टेररिस्ट ग्रुप्स भी नई और इजीली अवेलेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आजकल यूज कर रहे हैं, लुकिंग टू फाइंड न्यू रूट्स टू कीप द इंसर्जेंसी गोइंग, और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिनकी वजह से ये इंसर्जेंसी बनी रहे। इंसर्जेंसी का मतलब टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट, watched up security operations, watched up security operations have also damaged the trust between the local population and the state। स्टेट मतलब यहां पे सरकार की बात हो रही है। वॉच्ड अप ऑपरेशंस, वॉच्ड अप सिक्योरिटी ऑपरेशंस, वॉच्ड अप का मतलब होता है जिसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया हो या फेल हो चुका हो, इसे हम कहेंगे वॉच्ड अप। बेसिकली एनीथिंग दैट हैज बीन मिसहैंडल्ड और नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को जैसे इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशन दिया गया, इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची, पर उसमें कुछ ऑपरेशन को हैंडल करने में गलती हो गई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि टेररिस्ट तो भाग निकले और लोकल्स को किसी को गोली लग गई, लोकल में से किसी को। अब इससे क्या होता है कि इससे आर्मी पे का जो भरोसा है लोकल्स के बीच में वो कम हो सकता है, बराबर है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम वॉच्ड अप ऑपरेशन कहेंगे, मिस हैंडल्ड ऑपरेशन और ऑपरेशंस नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, जिसके वजह से फिर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं लोकल्स और इनके बीच में, जिससे इंफॉर्मेशन मिलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आखिरी पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, आपको मैं 30 सेकेंड्स दूंगा, इसे आप पढ़ लो जल्दी से। आई वेट ऑन दिस साइड। ठीक, डन, पढ़ लिया। चलो, फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट क्रॉसिंग द LOC and leading the attacks, there has been a trend now to push local militants to the forefront। क्या कहा है, पहले तो पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे थे, यानी
क्रॉस बॉर्डर होता था, वो बॉर्डर क्रॉस करके वो आते थे। आजकल क्या किया जा रहा है कि लोकल यूथ को या लोकल लोगों को भड़काया जा रहा है, जिनकी वजह से वो भी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। तो देयर हैज बीन अ ट्रेंड, ये एक नया ट्रेंड है जिससे लोकल मिलिटेंट्स यानी जो लोकल टेररिस्ट है उनको फोर फ्रंट पे लाया जा रहा है। दे आर बीइंग ब्रॉट टू दी फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब है उनको आगे लाना, ठीक है ना, उनको आगे किया जा रहा है आजकल। तो फॉरेन से कमा रहे, वहीं के लोकल लोगों को भड़का के उन्हीं को टेररिस्ट बना के फिर उनको आगे किया जा रहा है। टू गिव द इंसर्जेंसी अ मोर होम ग्रोन फेस, ताकि ऐसा लगे कि ये बाहर से कोई नहीं कर रहा है, ये इन्हीं के देश में के कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ की लोकल वो इच्छा है, लोकल लोगों की इच्छा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जानबूझ के, ठीक है। क्यों, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? एज इंटरनेशनल प्रेशर हैज माउंटेड ऑन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पे अब इंटरनेशनल प्रेशर है, सारी दुनिया का प्रेशर कि तुम यार इधर उधर सिर्फ तुम्हारे से बाकी कुछ तो एक्सपोर्ट करना होता नहीं, बस टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, इसलिए पाकिस्तान का प्लान क्या है कि लोकल, ये प्रॉब्लम लोकल है ये बताने की कोशिश करो दुनिया भर से। यानी अगर कोई टेररिस्ट मारा जाए तो हम ये तो कहेंगे नहीं ये हिंदुस्तान का ही व्यक्ति था, अगर कहा तो फिर लोग क्या कहेंगे, अरे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर हम ये प्रूव कर सके कि ये पाकिस्तान का है तो इससे पाकिस्तान पे प्रेशर बनता है, ये चीज अवॉइड करना है। तो हैज माउंटेड मतलब हैज इंक्रीज्ड, बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ा है पाकिस्तान। न्यू टेरर ग्रुप्स हैव आल्सो कम अप क्लेमिंग टू बी बिहाइंड सम ऑफ द अटैक्स। ये जो अटैक करते हैं ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई अटैक करता है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मतलब वो कहता है कि मैंने अटैक किया, ये बताने के लिए कि उनकी टेररिस्ट की कम्युनिटी में नाम होगा, ठीक है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं, बोलते हैं। तो ऐसे जो क्लेम करने वाले लोग हैं उनमें नए नए टेरर ग्रुप्स आजकल आ रहे हैं जिनके नाम सुने नहीं हैं। ऐसे दीज एस्पेक्ट्स, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो एस्पेक्ट्स है, प्रेजेंट न्यू चैलेंजेस। तो ये आजकल सेना के लिए नया चैलेंज बन गया है, सेना के लिए, सरकार के लिए भी। टैकलिंग दिस सिचुएशन नीड्स अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। क्या है कि इससे अगर डील करना है, इसको अगर टैकल करना है, टैकल करना मतलब डील करना, ठीक है ना, तो इससे अगर डील करना है या इसे टैकल करना है तो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी लगेगी। एक लेयर पे नहीं चलेगी, आपको पॉलिटिक्स के लेवल पे भी करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी लेवल पे करना है, लोकली ग्राउंड के लेवल पे भी करना है, इसे अलग अलग लेयर में लगेगी। बियॉन्ड जस्ट ऑगमेंटिंग ट्रूप लेवल्स, यानी ऑगमेंटिंग का मतलब हमने देखा था बढ़ाना, कि सिर्फ सेना की संख्या या ट्रूप्स या आर्मी में जवानों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगा ये। क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारों के हाईएस्ट लेवल पे, यानी जहां पे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे बहुत जल्दी और डिसाइसिव डिसीजंस लेने जाने चाहिए। ये तो हमने देखा है, हमारे यहाँ लिए भी जा रहे हैं। ब्रिंगिंग इन ऑल स्टेक होल्डर्स इज द नीड ऑफ द आवर। सारे स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी लोग इन सारी चीजों से इंपैक्ट होते हैं उन सबकी सुनी जानी चाहिए। मतलब वो सरकार भी हो गई, आर्मी भी हो गई, वहां के लोकल लोग भी हो गए, जिनको हिंदुस्तान के साथ रहने में इंटरेस्ट है, इनकी तो सुनी जानी चाहिए, बाकियों को देख लेंगे। समझ गए? तो दिस इज द आर्टिकल दैट वी हैव इन द न्यूज, दैट वी हैड इन द न्यूज़पेपर टुडे, येस्टरडे, आज आपके लिए ये लाया हूं। ठीक, अभी सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो मैंने जैसे 3-4 नाम कल भी लिए थे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आंसर्स देके, जहाँ पे करेक्शन होना चाहिए मैं उसको सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, सही आंसर इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर देख के लोग बाकी सही आंसर्स कमेंट करना ना शुरू कर दे, बस इसीलिए। पहला क्वेश्चन, which of the following reasons were responsible for less number of terror attacks in Rajouri Punch area in 1990s and 2000s? जो 20 सालों की बात की हमने, रजौरी पुंछ एरिया में लेस नंबर ऑफ टेरर अटैक्स क्यों थे, कौन सा कारण था, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज बीन साइटेड फॉर गैप इन लोकल इंटेलिजेंस। लोकल इंटेलिजेंस में जो गैप बनी है उसके लिए
किस कारण को यहाँ पे बताया गया है। तीसरा, एडहेरेंस नाम का वर्ड यहाँ पे दिया है आपको, एडहेरेंस। इस एडहेरेंस का आपको एंटोनिम बताना है, इस चीज पे जरा ध्यान देना, आपको एंटोनिम बताना है। हाँ, डज नॉट हैव सेम मीनिंग, इस पे ध्यान दिया करो जरा। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है आपके लिए वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज सेम मीनिंग एज द फ्रेज द सेंटेंस गिवन बिलो। फ्रेज का सेम मीनिंग बताना है। फ्रेज है वॉच्ड अप, ने देखी है ये फ्रेज। नेक्स्ट, व्हाट डज LAC स्टैंड फॉर। LAC का फुल फॉर्म मैंने पिछली भी लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में भी बताया है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, क्लियर यहां तक। अभी आखिरी कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलो, तो 5 इजी क्वेश्चंस है आपके लिए, लेट अस ऑल गो थ्रू इट। देखो, पहले आप एक काम करो, पहला सेंटेंस पढ़ लो। क्या दिया है? इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, है ना। मैंने घर में पढ़ने से अच्छा मेरे दोस्त के घर जाके पढ़ना, क्या समझा? घर में पढ़ने से अच्छा कि घर पे पढ़ने से, डिफरेंस है इसमें। घर के अंदर पढ़ने से अच्छा ये तो नहीं कहेंगे। अगर आपको ये कहना भी है तो आप क्या कहेंगे? घर के अंदर पढ़ने से अच्छा मैंने दोस्त के घर जाना चूज किया, नहीं। आप क्या कहते हैं? घर पे पढ़ने से। तो जब हम कह रहे हैं घर के अंदर, तो दिस मीन्स इन, तो हमको यहाँ इन नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम नहीं होता, स्टडिंग इन होम का होता है बिल्कुल घर के अंदर पढ़ना, ऐसे नहीं। क्या करते यार, घर पे पढ़ाई नहीं होती। घर पे पढ़ाई नहीं होती मतलब वी आर, हम घर पे का मतलब हम घर का एड्रेस, लोकेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस लोकेशन पे पढ़ाई नहीं होती। एंड दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट होम होगा। समझ गए? इन का मतलब है किसी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप घर में फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ाई करते हो, और कुछ होंगे ना टेरेस पे बैठने वाले, उनको थोड़ी इन बोलेंगे फिर। ये घर का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक, सेकेंड, तो लोकेशन के हिसाब से वी ऑलवेज से स्टडिंग एट होम। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, है ना। उसे क्या करता है वो? ही पुट्स ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। देखो, इनटू यहां पे गलत है, क्यों? हमें क्या यूज करना चाहिए? इन यूज करना चाहिए। अब व्हाट इज इन एंड व्हाट इज इनटू, यानी इन और इनटू में डिफरेंस क्या है? इन बेसिकली सिर्फ होता है बैग के अंदर रखना, इन अंदर, पर वो चीज में मूवमेंट नहीं होती, देयर इज नो मूवमेंट इन दैट केस। रखना, रखना मतलब वो स्टेबल की बात कर रहे हैं। पर इनटू क्या होता है पता है? दिस इज इन जिसको मूवमेंट है या मोशन है। इनटू का मतलब होता है अंदर रखना नहीं, अंदर गिरना। अब गिरना और रखने में डिफरेंस है। रखना ये एक्टिविटी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, रख दिया, हो गया, खत्म। गिरना कैसे होता है? उसको मोशन अटैच है, मूवमेंट अटैच है, उस केस में हम इनटू बोलेंगे। जैसे द कैट फेल, फेल, फेल को मोशन है कि नहीं? गिरना। द कैट फेल इनटू द वेल, बराबर है। और अगर कैट पहले से ही वेल में है, वहीं गिर गई थी, तो हम कहेंगे द कैट इज, अब इज को कोई मूवमेंट तो नहीं होगी, द कैट इज इन द वेल। समझ गया डिफरेंस? इन जब स्थिरता हो, स्थिर हो, और इनटू जब मूवमेंट हो। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। विजिट किसकी थी? जापानीज प्राइम मिनिस्टर की। तो हम क्या कहेंगे? विजिट टू द जापानीज प्राइम मिनिस्टर की विजिट ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, हाँ, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले थे, उनकी विजिट के लिए, कि उनको विजिट के लिए, हम उनको विजिट नहीं कर रहे थे, उनकी विजिट थी। क्या कहेंगे? क्योंकि हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट तभी करेंगे ना जब वो आ रहे हैं। वेयर मेड फॉर द फोर्थ कमिंग, उनकी होने वाली विजिट के लिए। तो विजिट नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर, विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होगा। समझ गए? चलिए अगले वर्ड पे, अगले सेंटेंस पे, सॉरी। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर
एज आई हैड ओनली हंड्रेड्स रुपी नोट। क्या कहेंगे, हंड्रेड्स रुपी नोट होता है क्या? नहीं, क्या होगा, 100 रुपी नोट। नेक्स्ट, फिफ्थ, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। मेरे दांत में दर्द था और वो मैं सहन नहीं कर सकता था। कर सकना, कोई चीज हमने कर सकना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कैन। और अगर पास्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कुड। तो ये सेंटेंस आई हैड टू मतलब पास्ट वाला ही लग रहा है, यहाँ पे भी वॉज नॉट यूज किया है तो ये भी पास्ट ही है। मतलब कैन और कुड में से हम क्या यूज कर सकते हैं, कर सकना, बियर ना कर सकना। बियर का मतलब है सहन नहीं कर सकना, ठीक है, तो मैं सहन नहीं कर सकता था, सहन नहीं पा रहा था, तो हम क्या कहेंगे, वॉज नॉट, वॉज की जगह कुड कहेंगे, कुड। आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। क्लियर? तो दीज वेर द क्वेश्चंस दैट वी हैड टुडे। तो जो आर्टिकल दिया था उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना है। जितने व्यूज आ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सारे लोग आंसर्स तो नहीं डाल रहे, जरा ध्यान दो, सीरियसली लो चीज़ों, ठीक है। तो आज वी विल स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।